जय हिंद साथियों, आज जो हम लोग करने वाले हैं इंडियन आर्मी क्लर्क क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, जो कि आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। और ये टोटल 50 क्वेश्चन प्रश्नों का पेपर रहेगा ये। तो आज आपको लास्ट तक लगाना है और आज जो आपका टारगेट है 140 मार्क का टारगेट है। अगर आपने इस पेपर में 140 मार्क ला लिया तो एग्जाम में आप 100% अपना बेस्ट करोगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आपके आर्मी क्लर्क ओरिजिनल पेपर के तरह ही हैं। इसीलिए इस पेपर को लास्ट तक लगाएं और देखें कि आप इसमें से कितना कर पाते हैं आप। ठीक है, और मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। आपके इंग्लिश के जो वीडियो कोर्स जो है, लाइव क्लासेस जो है, जिसमें कि आपको अभी जो आर्मी क्लर्क इंग्लिश का जो लेटेस्ट टॉपिक है सारा इसमें इंक्लूड है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज होंगे। और अभी आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो क्लास के साथ आपको 35 सेट मिल जाएगा, आपको मॉडल पेपर जो कि आर्मी क्लर्क ओरिजिनल पेपर के तरह ही है। इंग्लिश का ई बुक मिल जाएगा, साथ में इंग्लिश का पहले से रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, जिसमें कि 90 पैसेज रिकॉर्डेड है लाइन बाय लाइन। उसके बाद 400 से 500 आपके सायोनिम इसमें और एंटोनिम मिलाकर इसमें है, जो रिकॉर्डेड वीडियो में है। इसके अलावा आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, सायोनिम, एंटोनिम है, ये सारे मिल जाएंगे फ्री में आपको। ये पहले करीब 900 रुपए का था, ये अभी मैं फ्री में दे रहा हूँ। ये इंग्लिश का ई बुक जो है 150 रुपए का, जो मैं अभी फ्री में दे रहा हूँ। साथ साथ में ये जो है 350 रुपए का, ये आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ। तो ये अभी आपको ऑफर कुछ बच्चों के लिए मिलने वाला है, बाद में क्लास ज्वाइन करने पर आपको ये सब चीज नहीं मिलेगा। क्लास का जो फी है अभी मात्र 999 में आपको सारा चीज आपको ये फ्री में मिलने वाला है क्लास के साथ साथ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने में, तराइन की दूसरी लड़ाई में की हार हुई थी। तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें किसकी हार हुई थी? तो आपके सामने में 4 ऑप्शन है। पहला है पृथ्वीराज चौहान, दूसरा मुइज अल दीन, और तीसरा गोविंद ताई, और चौथा जयचंद्र। तो यहां पर देख लीजिए तराइन की, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान हो जाता है। और इसके बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए पृथ्वीराज चौहान को लास्ट हिंदू, अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। और साथ साथ में तराइन के युद्ध के बारे में ये है कि तराइन का 2 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध जो हुआ था ये 1191 में हुआ था, और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था। तो पहला युद्ध, दूसरा युद्ध जो हुआ था, देखिए पहला युद्ध भी और दूसरा युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ये पहला युद्ध भी लड़ा गया था इसके बीच, और दूसरा युद्ध भी गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही लड़ा गया था। लेकिन पहले युद्ध में 1191 में जो युद्ध हुआ था, पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो यही आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं जितना बता रहा हूं आप इसको नोट जरूर बना लेना, ठीक है, ताकि एग्जाम में कभी भी आपको कुछ भी आ सकता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन में क्या था कि ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है कि तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1191 में। तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1192 में। या मे भी ऐसा हो सकता है कि तराइन का जो युद्ध हुआ था पहले युद्ध में किसकी हार हुई थी? तराइन के पहले युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। इसके अलावा तराइन की दूसरी युद्ध में किसकी हार हुई थी, जो आपके सामने में क्वेश्चन है, तो तराइन की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। और हिंदू का जो अंतिम सम्राट था वो पृथ्वीराज चौहान था। ठीक है, ये इतना सारा क्वेश्चन इसके साथ साथ निकलता है। आगे आ जाइए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है? देखिए यहाँ पर भारत की संविधान की जो सूची है, अनुसूची है, वो किसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की नाम है उसमें चर्चा किया गया है। क्या पहली अनुसूची में, 5वीं में, दूसरी में, या फिर 7वीं में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। संविधान की पहले अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का जिक्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है, अमरनाथ की गुफा स्थित है, यानी कि अमरनाथ की गुफा जो है कौन से स्टेट में है? तो यहाँ पर आपके सामने में जो ऑप्शन है, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु या कश्मीर। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि ये कश्मीर में है, अमरनाथ की गुफा। देखिए अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव रहते हैं, ऐसा माना गया है। अमरनाथ गुफा शिव भगवान के लिए समर्पित है ये। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन है,
कालिदास सम्मान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। यानी कि कालिदास सम्मान जो है वो कौन से सरकार के द्वारा, कौन से राज्य के द्वारा दिया जाने वाला ये सम्मान है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने में है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो यहां पर आपके लिए करेक्ट आंसर इसका है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश सरकार जो है कालिदास सम्मान देते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, इसका कहाँ है? तो भोपाल है। कहाँ है? भोपाल है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उड़ीसा का भुवनेश्वर और बिहार का राजधानी जो है पटना है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है घोषित करने वाले भारतीय नेता कौन थे? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसके द्वारा ये नारा दिया गया है? तो यहाँ पर आपके सामने में 4 ऑप्शन है। पहला में दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दूसरा में अरविंदो घोष, तीसरा में बाल गंगाधर तिलक और चौथा में वल्लभ भाई पटेल। तो इन 4 ऑप्शन में से जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैच कर लीजिए अपने आंसर से, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आप लोग अगर क्लास पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेना, साथ साथ क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक भी जरूर करना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है निम्नलिखित में से कौन पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो भोजन बनाने की प्रक्रिया यहाँ पर है, जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। साथ साथ इसमें से कौन सा है जिसकी जरूरत नहीं होती है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है? पहला है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर क्लोरोफिल। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके इंडियन आर्मी क्लर्क क्वेश्चन पेपर में, जब कोई अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाता है तो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है? जब कोई अम्ल जो होता है वो क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाता है उसको क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर अपना आंसर मैच कर लीजिए। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, उदासीनीकरण कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है आपके इंडियन आर्मी क्वेश्चन पेपर में। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एसआई प्रणाली में उष्मा की इकाई क्या होती है? उष्मा की एसआई यूनिट क्या होता है, उष्मा की इकाई क्या है? तो यहाँ पर आपके सामने में 4 ऑप्शन है, जूल, केल्विन, कैंडेला या फिर मोल। तो यहाँ पर आपके लिए आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। उष्मा की इकाई जूल होती है। आगे आ जाओ, अगला ऑप्शन है बोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? बोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने में ऑप्शन है, इसका डायरेक्टली मैं आंसर बता रहा हूं, H3BO3 जो है इसका रासायनिक सूत्र है बोरिक एसिड का। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे आ जाओ, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पर मैं फिर से आंसर डायरेक्टली बताऊंगा और आंसर मैच कर लीजिएगा अपने आंसर से। अगर नहीं पता हो तो आप यहां पर इसका नोट बना लीजिएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी है आपका यहां पर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे आ जाओ, आपके सामने में 5 क्वेश्चन जो आने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन जो होते हैं नंबर लाने वाले होते हैं। अगर आपको कंप्यूटर के 5 के 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं या फिर कम से कम 4 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो हमारा जो ई बुक है जो कि 50 रुपीज का है ओनली, उसमें 800 से 900 1-लाइनर क्वेश्चन आपके लिए है। वहां पर ये सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। आपके कंप्यूटर के 4 से 5 क्वेश्चन बनने लगेंगे। साथ साथ मैं यूट्यूब पर बता दिया हूं, उसको भी जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आपके कंप्यूटर नंबर लाने वाले होते, नंबर ऐड करने वाले होते एग्जाम में, इसीलिए कंप्यूटर करने बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपके सामने में जो है कंप्यूटर का, कंप्यूटर या इंटरनेट की दुनिया में आपराधिक अवैध लेन देन को मोटे तौर पर क्या कहा जाता है? यानी इंटरनेट की दुनिया में जो इंटरनेट से जो क्राइम जो होता है उसे क्या कहा जाता है? आपके सामने में ऑप्शन दिया गया है, इंटरनेट क्राइम, साइबर क्राइम, कंप्यूटर एडेड क्राइम या फिर कंप्यूटर अप्लाइड क्राइम। तो यहां पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे साइबर क्राइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइबर क्राइम कहा जाता है। कंप्यूटर से जो भी लेन देन या फिर जो भी कुछ
अपराध किया जाता है उसे साइबर क्राइम कहा जाता है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। यहां चर्चा किया गया है पॉइंटिंग डिवाइस का। पॉइंटिंग डिवाइस लाइट पेन, स्कैनर, ट्रैक बॉल या जॉयस्टिक। तो यहां पर कौन सा नहीं है ये बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है स्कैनर। देखिए स्कैनर क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है और जॉयस्टिक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने में फिर से आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की पेशकश नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे कि ओएस कहते हैं आप लोग, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कई बार आपके सामने में जीयूआई का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। इसमें से कौन सा पेशकश नहीं करता है, देखिए डॉस जो होता है इसमें जीयूआई नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, बीआईटी का संक्षिप्त नेम है, यानी बीआईटी जो होता है किसका शॉर्ट नेम है, यहां पर देख लीजिए, क्या बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, बाइनरी टेक्नोलॉजी का, या बाइनरी डिजिट का, या बेसिक इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का। यहां पर बीआईटी जो होता है ये बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाइनरी डिजिट, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, टीसीपी आईपी किसके लिए प्रयोग किया जाता है। टीसीपी आईपी किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कई बार आपके एग्जाम में टीसीपी और आईपी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, मैं इसको बताऊंगा अभी, पहले इसका आंसर चेक कर लीजिए। और ऑप्शन जो लंबा लंबा है आप तो पढ़िए, मैं इसका पहले आंसर ही बता रहा हूं। देखिए आईपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और टीसीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है, कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। अब यहां पर आंसर है कि टू गेट फाइल, यानी कि दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त करने के लिए टीसीपी और आईपी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे आ जाइए, 10 क्वेश्चन आपके मैथ के मिलेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे आर्मी क्लर्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आर्मी क्लर्क इंग्लिश क्लास में। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने में ये है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। यहां पर देखिए दोनों ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में काम करता है, ठीक है, और ए अकेला 10 दिन में करता है। तो बी अकेला काम नहीं करेंगे के लिए क्या मैंने बताया था आपको, आप दोनों को गुणा कर दीजिएगा और दोनों को नीचे में घटा दीजिएगा, यही आपका आंसर निकल जाएगा बी का काम। तो 6 गुना में 10 बटा में 4 हो जाएगा, 2 गुना में 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 तिया 15 आपका यहां पर निकल जाएगा, जो कि बी का वर्क है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए सब क्वेश्चन समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका है, यहां पर है दोनों गुना कर दीजिएगा और दोनों को नीचे में घटा दीजिएगा अगर एक आदमी काम निकालना हो तो। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन पर और 10% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि उसके पास 12,000 शेष रह जाते हैं तो उसका वेतन कितना है। देखिए मान लीजिए उसका टोटल वेतन कितना है, 100% है। 100% में से 30% उसने क्या कर दिया, खाने पर, और 10% उसने क्या कर दिया, किराए पर खर्चा कर दिया। तो देखिए शेष कितना बचता है आपका, देखिए यहां पर 10% यहां पर है, देखिए 100 में से 30 गया 70 बचा, और 70 में से 10 गया तो 60 बचा, यानी कि 60% बच गया उसका। तो 60% बच गया यानी कि 12,000 बच गया। गौर करिएगा यहाँ पर 60% यानी कि 12%, ऐसा मैं कह सकता हूं कि 60% इक्वल टू 12,000। 60% किसके बराबर में है, 12,000। अब यहां पूछ रहा है उसका कुल वेतन कितना है, तो 100% यहां पर है, तो 100% बराबर में कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क यहां पर, ठीक है। अब यानी क्वेश्चन मार्क जब निकालेंगे आप लोग तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को गुना किया जाता है, 12,000 गुना में 100 बटा में 60,
जीरो जीरो कट जाएगा, 6 दूना 12 यानी कि 200 यानी कि 2000 यानी 20,000 आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए आप लोग अगर ये तरीका नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। साथ साथ में इस तरीके से अगर आप लोग नहीं जानते हैं बनाना तो मैं बता दूंगा कि दूसरे तरीके से मैं बता दूंगा, आप लोग कोई कमेंट मुझे कर सकते हैं कि तरीका कैसे बनता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि 85 किलोग्राम का 22 किलोग्राम 525 ग्राम कितना प्रतिशत है। देखिए ये जो है 22 किलोग्राम 525 ग्राम इतना का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने कैसे करते हैं हम लोग, 22.525 कर दीजिए, क्योंकि ये क्या है आपका ग्राम में है ना, तो पॉइंट के बाद इतना किलोग्राम हो जाएगा, बटा में 85 गुना में 100 कर दीजिएगा, तो क्या निकल जाएगा, ये आपका परसेंटेज निकल जाएगा। आप काटिए, यहाँ पर उड़ाएंगे, जीरो उड़ाएंगे नीचे में, एक पर 3 जीरो हो जाएगा, क्योंकि 3 अंक यहाँ पर है, 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ बच गया। अब देखिए यहाँ पर काटेंगे तो 5 से 7 5 85, अब 5 से काटेंगे तो 5 चौका में 20, 5 5 25, 0 5 5 25, 17 से भी कट रहा है ये, 17 दूना में 34, 11, 17 छक्के 102 और 17 5 85, 265, यानी कि 265 बटा में 10 है। देख लीजिए यहाँ पर, अब 1 जीरो हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 26.5 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूं उससे पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 75 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु कितना है। देखिए एक क्वेश्चन बनाने का कितना आसान तरीका है। पहले 55 लोग थे, अब क्या हो गया, औसत पहले 15 था, औसत कितना था, पहले 15 था औसत। उसके बाद देख लीजिए अब लोग कितने हो गए, 56 हो गए यहाँ पर, क्योंकि एक शिक्षक इसमें शामिल हो गया तो 55 बदला में 56 हो गया, और 1 वर्ष का औसत बढ़ गया, यानी पहले 15 था तो 16 हो गया। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करिए, अब इन दोनों को जोड़ के लिखिए या फिर इन दोनों को जोड़ के लिखिए, बात एक ही होगा। अब इन दोनों को जोड़ते हैं कितना, 5 6 11 1 7 71 यहाँ पर हो गया, और इसको भी जोड़ते हैं आप लोग, 6 5 11 1 और 6 5 6 1 7 71, यानी कि शिक्षक का जो आयु हो जाए कितना है, 71 वर्ष है। देखिए ये तरीका कब लगाएंगे पता है ना, कि जब आपका औसत में 1 वर्ष का अंतर हो, तब औसत में 1 वर्ष का अंतर हो तो आप इस तरीके से डायरेक्टली बना सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे आप, 55 15 पहले का था, अब 56 और 16 हो गया, अब दोनों में से क्रॉस में जोड़ दीजिए, वही आंसर निकल जाएगा। इसका एक और तरीका है कि पहले क्या करिए, 55 गुना में 15 कर दीजिए, जितना आएगा वो, यानी कुल आयु निकल जाएगा 55 का, और 56 गुना में 16 कर दीजिए, कुल आयु निकल जाएगा। इन दोनों को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तभी आपका आंसर निकल जाएगा। एक तरीका इसका और भी है कि पहले इसका औसत आयु कितना 15 था, प्लस में अब आदमी कितने, देखिए ये तरीका छोड़ दीजिए, ठीक है, थोड़ा रूल पर आ जाता है ये चीज। अब इन दोनों तरीका से कर लीजिएगा। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, लीजा अपने सामान के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, 20% की छूट देती है, फिर भी 20% का लाभ कमाती है, तो 6600 रुपये के अंकित मूल्य पर एक सूट का क्रय मूल्य कितना है। गौर करिए यहाँ पर, जितना उसका अंकित मूल्य है उस पर 20% छूट देने के बाद भी वह 20% का लाभ कमाता है, तो उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है, यदि अंकित मूल्य इतना दिया है तो। देखिए अब मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, मैं मान लेता हूं क्रय मूल्य कितना है, x रुपया है, क्या x रुपया है, यही आपको निकालना है। तो x पर उसने कितना कमाया, x पर उसने 20% का लाभ कमाया, तो ये सेलिंग प्राइस मैं निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूं। तो देखिए यहां हम नोट कर लीजिए आप लोग, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। देखिए मैंने पी कर दिया यहाँ पर, बटा में 100 कर दिया, 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, तो 100 कितना है, 100 और 20% का लाभ हो रहा है यहाँ पर ना, तो 100 और 20 120 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और अंकित मूल्य पर छूट देता है ना, तो अंकित मूल्य पर छूट देता है तो सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा, यहाँ पर 6600 अंकित मूल्य है,
गुना में 20% की छूट देता है, यानी कि 80% पर वो सेल करता है। 80 बटा में 100। अब देखिए 100 कट जाएगा, यही हिसाब का आंसर निकल जाएगा। 0 कट जाएगा, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, यानी x बराबर कितना निकल जाएगा 55 गुना में 80 है। 0 8 45 के 0, 45 4 44, यानी कि x बराबर 44, यानी 4400 रुपया उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, जिसका अंकित मूल्य इतना है। तो उसको 20% की लाभ होता है जब 20% की छूट देता है। तो ये आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए मैंने एक साथ मैंने सॉल्व कर दिया, आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग पहले सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, फिर कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 11 बटा में 10 है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगा, पहले इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। मैं मान लेता हूं इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 का क्रय मूल्य का कितना है 11 बटा में 10 है ना, 10 है, 10 दहे के 100, 11 दहे के 110, यानी 110 क्या निकल जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। तो इसका लाभ कितना हो गया, लाभ यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया 110 माइनस में 100, 10 रुपया का लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटा में 100 क्रय मूल्य, लाभ है 10, क्रय मूल्य है 100 गुना में 100, 10%, ठीक है, क्लियर है। अब मैं दूसरा तरीका मैं बताता हूं आपको। देखिए यहां पर विक्रय मूल्य क्या दिया है, क्रय मूल्य का 11 बटा 10 दिया गया है ना, 11 बटा में 10 दिया गया है। तो नीचे क्या निकल जाएगा, सीपी इसको मान लीजिए, इसको एसपी मान लीजिए, बस हो गया। नीचे वाला सीपी ऊपर वाला में एसपी, यानी नीचे वाला में क्रय मूल्य ऊपर वाला में विक्रय मूल्य। तो लाभ कितना हो जाएगा 11 में 10 घटा दीजिए, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, क्या करेंगे आप लोग 1 बटा में क्रय मूल्य, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100, 10 यहां पर है, क्रय मूल्य 10 ही है ना, 10 देंगे 100, 10% निकल गया, ठीक है। कितना आसान तरीका है, ऊपर वाला विक्रय मूल्य मान लेंगे, नीचे वाला का क्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है। अब हो गया। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने में, इसको सॉल्व करना है। इतना बट्टा में इतना है, देखिए बोर्ड मास के रूल से पहले गुना करना पड़ेगा, फिर जोड़ फिर घटाओ, 1800 का 72, ये 72 हो जाएगा, 72 में 30 जोड़ दीजिए और 2 घटा दीजिए, 72 और 30 102, 102 में से 2 गया तो ये बच गया, 100 बच गया। बटा में कितना हो जाएगा, अब इसमें पहले भाग करना होगा इसको पहले, तो 20 में से 4 से भाग लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, -5 यहाँ पर हो गया, तो 12 में से -5 गया तो 7 बच गया, 7 में अब 3 जोड़ना पड़ेगा आपको, यानी कि 10 हो गया। अब काट 10 है कि 100, यानी कि 10 निकल जाएगा आपका आंसर सॉल्व करने पर, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका यहाँ पर, किसी वर्ग का विकर्ण इतना दिया गया है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए जब विकर्ण दिया हो ना, तो विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का, इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। एक तो वर्ग का क्षेत्रफल पता है आपको, वर्ग का क्षेत्रफल पता है आप लोगों को कि भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन जब विकर्ण दिया हो तो क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर कर दीजिए बटा में 2 कर दीजिए आप, यही इसका फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए, ठीक है। विकर्ण कितना दिया गया 2√2 का स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, इसको गुना करेंगे 2 बार तो 8 बटा में 2 हो जाएगा, काट कितना निकल जाएगा 4 वर्ग मीटर हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में ये दिया गया है। तो इसमें मेन क्या था, फार्मूला था। तो मैंने हमेशा की तरह कहता हूं कि फार्मूला आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दोगुना है। 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा जब पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दोगुना हो, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए जब इतना गुना दिया हो तो याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए, यहां जितना गुना कहेगा, ठीक है, उसका स्क्वायर अनुपात में 1 कर दीजिएगा, जितना गुना कहेगा उसका स्क्वायर करिएगा, अनुपात में 1 कर दीजिएगा। कितना गुना कह रहा है, 2 गुना कह रहा है ना, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, अनुपात में 1 कर दीजिए, 2 दूना में 4 अनुपात में 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। किसमें दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। देखिए मैंने क्या बताया है कि जितना अनुपात रहे, जितना गुना रहे, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, अनुपात में 1 कर दीजिएगा, यही इसका फॉर्मूला है। आप सॉल्व करके बना दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा।
आगे आ जाइए, इसमें आपको सॉल्व करना है कि 6, 11, 20, 37 और 70 है, यहाँ पर है। देखिए इन दोनों पर डिफरेंस कितना है, 5 का है, और इन दोनों डिफरेंस कितना का है, 9 का है, इसमें कितना का है, 17 का है, इसमें कितना है, 33 का है। अभी कोई मैच कर रहा है, 5 दूना 10, 9, 9 18, 14, देखिए यहाँ पर वैसे भी चेक करते हैं अगर हम लोग, तो देखिए 5 दूना में 10, अगर मैं 2 गुना कर दूं, 1 कम कर दूं तो 9 हो जाता है। 5 दूना 10, इसमें 1 घटा दिया, मैं 9 हो गया। 9 दूना में 18, 9 दूना में 18 माइनस 1 17, 17 दूना में 34 माइनस 1 33। अब 33 दूना में 33 को 2 से गुना कर दीजिए और उसमें 1 कम कर देते हैं, 66 और 1 65, यानी इसमें 65 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 70 और 65, 135 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। देख गौर कर लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अंतर कितना था, 5 का, 9 का, 17 का और 33 का। और 5 से 9 कैसे बना, तो 5 दूना में 10, 1 का मैंने कम कर दिया, 9 बन गया। 9 दूना में 18, 1 कम कर दिया, 17 बन गया। 17 दूना में 34, 1 कम कर 33, तो 33 दूना में 66, 1 कम करा तो 65, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए यहाँ पर, तो 65 का। तो 65 का डिफरेंस यहाँ पर अब क्रिएट करेंगे यहाँ पर, तो 135 यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब आ जाइए इंडियन आर्मी क्वेश्चन पेपर के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इंग्लिश क्लास में आ जाइए, आर्मी इंग्लिश क्लासेस में आ जाइए। अब इसमें देखेंगे कि आप लोग पहले पैसेज देखेंगे, उसके बाद आप अलग से क्वेश्चन आएगा। तो मैं पैसेज तो मैं क्लास में नहीं बताता हूँ, क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 15-20 मिनट आपका एक पैसेज में लग जाएगा, मैं लाइन बताता हूँ, तो इसलिए क्लास पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे आप। तो पैसेज को सॉल्व आप ही लोग करिएगा। अब मैं इसके अलावा पैसेज के अलावा जो भी क्वेश्चन है मैं सबको आपको बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पैसेज का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और क्लास ज्वाइन करने के लिए क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग इंग्लिश का, क्योंकि इसमें पैसेज में लाइन बाय लाइन जितने भी लाइन है मैं सभी लाइन को मैं एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पर, ताकि आपको एक स्टोरी की तरह आपको याद हो जाता है, ठीक है। जो क्लास ले लिए होंगे उसको पता होगा कि पैसेज कैसे होता है, और पैसेज एक स्टोरी की तरह होता है। आप सेम का सेम क्वेश्चन भी आपके आए हैं एग्जाम में, और इस बार उम्मीद कर लीजिए कि पैसेज आ ही जाएगा। और टारगेट जो है इस बार 10 का 10 क्वेश्चन पैसेज बनाने का है, इसलिए क्लास को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अभी बहुत सारा क्लास के साथ ऑफर है, तो क्लास को अभी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए मैं पैसेज के अलावा जो भी क्वेश्चन है मैं उसको सॉल्व करने का यहाँ पर कोशिश करता हूँ, और आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करिए इसको और देखिए कि आप इसमें से कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया आपको, आर्टिकल क्वेश्चन आ गया आपको। देखिए यहाँ पर क्या है, सी हैज टू रन हाफ माइल एवरी डे। देखिए यहाँ पर हाफ माइल एवरी डे, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लेगा, अगर आर्टिकल नहीं लेगा तो नन ऑफ द आर्टिकल चुन सकते हैं, नन ऑफ दी चुन सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, सी हैज टू रन हाफ माइल एवरी डे। पढ़ने से मुझे कोई एरर नहीं लग रहा है, लेकिन हाफ किसका, तो ए माइल का, यानी 1 मील का हाफ, तो यहां पर ए देना पड़ेगा यहाँ पर ना, ए माइल, ठीक है, यानी 1 मील का आधा, ठीक है। यहां पर हो सकता है कि 2 माइल, लेकिन यहां पर 1 माइल का आधा है यहाँ पर, इसलिए यहां पर ए लग जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आपने भी ऑप्शन नंबर ए जरूर सुना होगा। अब आगे आ जाइए, आई हैव बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। देखिए मैं काफी देर से मैं यहां पर वेट कर रहा हूं, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्या होता है, यहां पर एक काउंटेबल की तरह यूज किया गया है लॉन्ग टाइम के लिए, एक पीरियड दिया गया है समय का, इसलिए फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये फिक्स भी होता है आपका, ये फॉर ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम, एगो, ये भी होता है आपका, ये फिक्स याद कर लीजिए आप लोग, ए लॉन्ग टाइम, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यहां पर देख लीजिए कौन सा आर्टिकल लेगा, यहां पर एप्पल ए डे। एप्पल यहां पर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नॉन है, और यहां पर वोवेल से स्टार्ट है, वोवेल साउंड से स्टार्ट है, तो सोच सकते हैं यहां पर कौन सा आर्टिकल लेगा, आर्टिकल एन लेगा। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये फ्रेज भी है, एक प्रभाव भी है, इसको याद भी करके रखिए, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है आपका PQRS से क्वेश्चन है, उसके बाद और भी जो सेक्शन है आपके सारे इसमें आने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि एजुकेशन इज, ये फिक्स है आपका, उसके बाद आपको ये PQRS में से अरेंज करके आपको यहां चुनना है आंसर। देखिए सेंटेंस आपका यहां पर क्या है, एक एजुकेशन इज
देखिए यहाँ पर एजुकेशन इज, अगर एजुकेशन इज के बाद मैं अगर ऑफ दे रहा हूं, एजुकेशन इज ऑफ द प्रोपर सेंस, तो कोई यहाँ मीनिंग नहीं ले रहा है ऑफ द प्रोपर सेंस का, इसलिए आपका पी से स्टार्ट नहीं होगा। अगर पी से स्टार्ट नहीं होगा तो ऑप्शन डी नहीं होगा। अब बच गया आपका एस और क्यू, या तो एस से स्टार्ट होगा या फिर क्यू से स्टार्ट होगा, आर से स्टार्ट नहीं होगा यहाँ पर, तो आर चेक नहीं करना है यहाँ पर। एजुकेशन इज द फर्स्ट नीड, अगर मैं पढ़ रहा हूं एजुकेशन इज द फर्स्ट नीड तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रहा है और मुझे पढ़ने में अच्छा भी लग रहा है, तो मैं क्यू से स्टार्ट कर लूंगा। लेकिन मैं एस में एक बार मैं चेक करता हूं, एजुकेशन इज फॉर द डेवलपमेंट, मुझे उतना मीनिंग यहाँ क्लियर नहीं लग रहा है जितना कि मुझे नीड लग रहा है, फर्स्ट नीड यानी कि पहली जरूरत है। मैं क्यू से स्टार्ट कर लेता हूं पहले, ठीक है। एजुकेशन इज द फर्स्ट नीड, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है, एजुकेशन इज द फर्स्ट नीड। अगर मैं क्यू के बाद मैं एस कर लूं, मैं अगर एजुकेशन इज द फर्स्ट नीड फॉर द डेवलपमेंट, एजुकेशन पहली जरूरत है डेवलपमेंट के लिए, किस चीज की डेवलपमेंट ऑफ, किस चीज का विकास, किस चीज का डेवलपमेंट ऑफ होता है ना। एस के बाद में पी, एस के बाद ये पी दिया गया, इसमें क्यू एस पी दिया गया है, डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ए सिटीजन। यहां पर मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, मुझे एजुकेशन इज द फर्स्ट, एजुकेशन पहली जरूरत है किसी विकास के लिए, जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिटीजन का, नागरिक का जिम्मेदारी क्या है, उसके लिए पहली जरूरत है एजुकेशन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है। तो यानी कह सकते हैं कि क्यू एस पी आर आपका आंसर सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए पी क्यू आर एस बनाने के लिए आपको हमेशा ग्रामर के सेंस पता होना चाहिए आपको, साथ साथ में आपका प्रैक्टिस तो इसमें चाहिए, साथ में उसका ऑप्शन का भी आप लोग हेल्प लीजिएगा। तो 100% है कि आप एग्जाम आर्मी क्लर्क में आप जरूर सक्सेस करोगे। तो आर्मी क्लर्क पेपर में आपको बेस्ट करने के लिए पीक्यूआरएस को बनाना ही पड़ेगा, और इसको बनाने के लिए आपको पीक्यूआरएस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इंडियन आर्मी क्वेश्चन पेपर में आपका पीक्यूआरएस जरूर आता है, इसीलिए 1+ डिफेंस एकेडमी का जो भी क्लासेस है, और मैंने पीक्यूआरएस का कुछ मैंने बता दिया है यूट्यूब पर, 1+ डिफेंस एकेडमी पीक्यूआरएस सर्च करिएगा तो आपको उसमें मैं बता दिया हूं कि पीक्यूआरएस कैसे सॉल्व करना है, बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है, तो उसको भी देख लीजिएगा। साथ साथ में आप इंग्लिश क्लास में इसको बहुत बढ़िया से डिस्कस भी किया जाता है। अब आगे आ जाइए, दे फेल्ट सेफर, देखिए यहां पर क्या है, दे फेल्ट सेफर क्या है, उसके बाद क्या लेंगे आप, दे फेल्ट सेफर टू वॉच द माउंटेन, ठीक है, वो सेफर महसूस कर रहा है माउंटेन देखकर, ये स्टार्ट हो सकता है आपका। देखिए अगर मैं ये स्टार्ट करूं तो, या फिर इसके बाद क्या है, पी से स्टार्ट दिया गया ये, और ये एक दिया गया आर, या तो पी से स्टार्ट होगा या तो आर से स्टार्ट होगा, कभी भी क्यू से नहीं, कभी एस से नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं आपका, तो कभी क्यू एस से स्टार्ट नहीं करना है। अगर मैं ये देखता हूं, अगर मैं देखिए दे फेल्ट सेफर टू वॉच द माउंटेन स्टार्ट हो सकता है। अगर मैं दे फेल्ट सेफर एज दे सेटल डाउन, ये भी हो सकता है, आपका आर से स्टार्ट हो सकता है, क्यों, देखिए ये भी महसूस कर रहा है कि वो वहां पर सेटल्ड है, ठीक है, सेटल्ड है, उसके नीचे सेटल्ड है, ठीक है। आपका सेंटेंस यहां से स्टार्ट हो सकता है। अगर मैं देखता हूं तो, अगर मैं देखता हूं आगे मैं क्या करता हूं, दे फेल्ट सेफर टू वॉच द माउंटेन, अगर मैं पी से स्टार्ट करूं तो पी के बाद क्यू या फिर आर, तो क्या पी के बाद मैं क्यू ले सकता हूं यहां पर, दे फेल्ट सेफर टू वॉच द माउंटेन ऑफ मोर देन 5, अगर मैं ये कर रहा हूं पी के बाद क्यू तो मेरा मैच नहीं कर रहा है, वॉच द माउंटेन ऑफ मोर देन ये अच्छा मुझे नहीं लग रहा है, कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, तो आपका सेंटेंस ये सी वाला नहीं होगा। अगर मैं पी के बाद में आर लेता हूं, दे फेल्ट सेफर टू वॉच द माउंटेन एज द सेटल डाउन, जैसे मैं ये कर रहा हूं उसका मीनिंग नहीं ले रहा है आपका, पूरा क्लियर है आपका यहाँ पर, तो आर वाला भी नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं कि अभी मुझे लग रहा है कि पी वाला सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, आर वाला सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। दे फेल्ट सेफर एज द सेटल डाउन, देखिए सेफर महसूस कर रहा है, वो सेटल डाउन कहां पर है, आर से स्टार्ट, आर के बाद पी या फिर एस, सेटल डाउन टू वॉच द माउंटेन। अगर मैं ये ले रहा हूं तो मुझे कोई दिक्कत अभी लग नहीं रहा है मुझे कि दे फेल्ट एज दे सेटल डाउन टू वॉच द माउंटेन, वो सेटल्ड है कहीं पर, और किस लिए सेटल्ड है, तो माउंटेन को देखने के लिए, माउंटेन को देखने के लिए फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ मोर देन, देखिए एस के बाद तो क्यू जरूर लेगा कि डिस्टेंस कहां से कितना, फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ मोर देन 5 माइल, यानी कह सकते हैं कि उसके बाद
एस भी लेगा और क्यू भी लेगा। यानी अगर मैं आर पी कर दूं, आर पी एस क्यू कर दूं तो मेरा पूरा पूरा मैच कर रहा है। आर पी एस क्यू किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए मैंने किस तरह से बनाया है क्वेश्चन को, और आंसर 100% यहाँ पर आपका मैच कर गया, मीनिंग आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। वो सेफर महसूस कर रहा है क्योंकि वो माउंटेन को देखने के लिए सेटल हो चुका है। कितना से? 5 माइल से दूर से भी देखने के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है। आगे है दिस टाइम एग्जैक्टली व्हाट ही डिड व्हाट ही हैड बीन टोल्ड। बिल्कुल जो उसको कहा गया है, द यंग मैन डिड, यंग मैन उसने किया, यंग मैन ने किया, बियॉन्ड हिज ड्रीम एंड द प्लान सक्सीडेड। देखिए दिस टाइम, देखिए अगर मैं दिस टाइम के बाद मैं ये ले लूं, दिस टाइम यानी इस बार, यंग मैन डिड, यंग मैन ने वही किया, डिड एग्जैक्टली व्हाट ही हैड बीन टोल्ड, जो उसको कहा गया था। इस बार यंग मैन वही किया जो उसको कहा गया था। यानी क्यू के बाद मैं पी ले लूं। देखियो क्यू से सेंटेंस या पी से स्टार्ट हो सकता है, तो पी से स्टार्ट होगा नहीं, तो क्यू से स्टार्ट होने वाला दिया, कभी भी आर एस से स्टार्ट नहीं होगा। तो मैं क्यू के बाद मैंने पी कर दिया, यंग मैन ने वही किया जो उसको कहा गया था। ठीक है, एंड प्लान सक्सीडेड बियॉन्ड हिज ड्रीम, और प्लान जो उसका जो था वो सक्सेस कर गया, जिसका इतना सपना था उससे ज्यादा सक्सेस कर गया। तो एस के बाद मैं आर कर लूं, यानी कि QPSR ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। देखिए यहाँ पर कितना मैं अच्छे तरीके से कर रहा हूं। मैं इसका थोड़ा सा मीनिंग में निकाल लिया, हिंदी मीनिंग निकाल लिया, कुछ ग्रामर मैंने देख लिया और मैंने ऑप्शन देख लिया यहाँ पर। तो आप लोग भी इसको ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, अब आगे जो दिया गया है आपका प्रीपोजिशन फिल करना आपको यहाँ पर। यू मस्ट एप्लोजीज हिम फॉर दिस। देखिए यहाँ पर यू मस्ट एप्लोजीज हिम फॉर दिस। अब यहां पर एप्लोजी के बाद क्या आएगा? एप्लोजी कभी भी जो आता है टू के साथ ही आता है, याद कर लीजिए। फिक्स प्रीपोजिशन आपका यहां पर आ गया, आपका एप्लोजीज टू हिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो एप्लोजी हमेशा टू के साथ आता है, तो आपका आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, एप्लोजीज टू होता है। ठीक है, आगे है द बुक इज इन पार्ट्स बोरिंग। द बुक इन पार्ट्स बोरिंग। अब यहां पर कौन सा लगेगा? इज, आर, वेयर या फिर हैड। आपको यहां पर वर्ब चुनना है। यहां पर देखिए, यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा इज हो जाएगा। इज क्यों हो जाएगा? द बुक इज बोरिंग। देखिए कॉमा यहां दिया है ना, तो इज किसके लिए आया है? यहां पर बुक के लिए आया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहां पर करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ। ही वॉज ब्रॉट बाय हिज आंट as his mother had died when he was just a lad। ठीक है, he was brought, देखिए उसका क्या किया गया? पालन किया, उसका पालन किया गया उसके आंट के द्वारा, जब उसके बचपन में उसका माता जो थी वो मर गई थी। तो he was brought up होता है, लालन पालन करना, पालन पोषण करना, brought up होता है। क्या होता है? याद कर लीजिए आप लोग, बहुत काम आने वाला ये है। brought up आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको पाला पोसा गया। ब्रॉट अप मींस क्या होता है? पालना पोसना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका फ्रेज में आ गया। ठीक है, ये इडियम्स एंड फ्रेज से कहते हैं आप लोग। आगे आ जाइए, क्या है? ही रैन सो फास्टली दैट ही रीच्ड द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 minutes। नो एरर। आप देख लीजिए यहाँ पर एरर क्या है, क्वेश्चन गौर से पढ़ लीजिए एक बार और। He ran so fastly that he reached the destination in just 2 minutes। अब यहाँ पर देखिए एरर जो है पार्ट नंबर ए में एरर है। एरर क्यों है? क्योंकि यहाँ फास्टली यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सो क्या है? सो एक एडवर्ब है। क्या है? सो एक एडवर्ब है। तो एडवर्ब, देखिए एडवर्ब का काम क्या होता है? एडवर्ब जो होता है वो एक एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों को क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, ये बताता है। ठीक है, और एडजेक्टिव को भी और एडवर्ब को भी। लेकिन यहाँ पर फास्ट क्या है आपका? फास्ट एक एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, याद कर लीजिए आप लोग। फास्ट क्या है? फास्ट जो होता है, यहाँ फास्ट लीडने की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, तो फास्ट जो क्या है? एक एडवर्ब है और एडजेक्टिव भी है। तो देखो एडजेक्टिव को
एडवर्ब बनाने के लिए ly लगाते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन जब एडवर्ब है ही तो अब क्यों हम लोग बनाएंगे, अब ly लगाएंगे हम लोग फास्ट, तो फास्ट के बदले में आ जाएगा फास्टली नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसलिए एरर है क्योंकि एडवर्ब यहाँ है, एडवर्ब ये होगा फास्ट ही होगा, ठीक है, फास्टली नहीं होता है। अब आगे आ जाइए, द हाउस इज बिल्ड ऑफ स्टोन्स, नो एरर। अब देखिए यहाँ पर एरर बहुत अच्छा सा एरर है, दैट हाउस इज बिल्ड ऑफ स्टोन्स। ऑप्शन नंबर आपका सी में एरर मिल गया आपका। माफ कीजिएगा, एक बार मैं पीछे बच्चे कर लेता हूँ एरर किस में है। देखिए मैं एरर मैंने किस में दे दिया, ए में। चल ए पार्ट ठीक बिल्कुल सही है, मैंने लगा जो मैंने पार्ट नंबर गलती लगा दी यहाँ पर, क्योंकि पार्ट पहले दिया गया यहाँ पर। इसमें एरर है, ऑप्शन नंबर सी में एरर है। स्टोन्स नहीं होता है, क्या होता है, यहाँ एक मटेरियल यूज किया गया है, ठीक है ना। तो स्टोन्स नहीं होता है, क्या ओनली स्टोन यूज करेंगे आप लोग, ठीक है, मतलब मटेरियल। क्लियर। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन लिया गया आपका, द एस्ट्रोनॉमर हु प्रेडिक्ट द फ्यूचर हैज अराइव्ड, नो एरर। यहां पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए यहां पर एक एरर जो दिया गया है, एक वर्ड रिलेटेड इसमें एरर है, ठीक है। तो अब यहां पर इस एरर में देखिए कि आपका यहां पर क्या देंगे आप लोग। देखिए यहां पर यहां एरर मिल जाएगा, एस्ट्रोनॉमर नहीं होता है। देखो जो प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर का, फ्यूचर के बारे में बताता है, उसे एस्ट्रोनॉमर नहीं कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे जो कहा जाता है एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग, एस्ट्रोनॉमर नहीं कहा जाता है, ठीक है। इसलिए आपको इसमें एरर है, एस्ट्रोनॉमर के बदले में एस्ट्रोलॉजर आ जाएगा, STROLOGER, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, वन वर्ड से दिया गया है, तो आप एग्जाम में वन वर्ड भी आ सकता है एक इस बार, तो इसलिए वन वर्ड को भी थोड़ा बहुत कवर करके चलना है। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, ऐसा जो कभी मिस्टेक नहीं करता है, कभी गलती नहीं करता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इनफैलिएबल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आंसर, तो याद कर लीजिएगा, इनफैलिएबल किसे कहा जाता है, जो कभी मिस्टेक नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन, इसका अपोजिट यानी कि एंटोनिम पता करना है। रैपिडली, रैपिडली मतलब क्या होते हैं, तेजी से होता है, तो यहां पर अपोजिट में हो जाएगा स्लोली हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन जो लास्ट है वो है फ्रूगल। फ्रूगल में क्या होता है, जो बहुत ज्यादा फालतू का खर्चा करता है, ठीक है, जिसके पास कमी होता है कोई चीज का, कमी के सेंस में, तो उसे फ्रूगल कहते हैं। जब आज मेरा बहुत शौक है, मैं बहुत मेरे पास कमी है, ठीक है, तो इसे फ्रूगल कहते हैं हम लोग। तो फ्रूगल का यहाँ पर क्या पता करना आपको, बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि आपको यहाँ पर सैनोनिम पता करना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका इकोनॉमिकल हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, हो जाएगा इकोनॉमिकल। मतलब क्या आता है, कोई चीज कमी होना, मितव्ययी यानी कम खर्चीला आदमी, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इकोनॉमिकल कहते हैं। जो उसके पास रहेगा ही नहीं तो ज्यादा खर्चा करेगा नहीं, उस सेंस में इसका यहाँ पर वर्ड है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो आपका कितना क्वेश्चन में सही हुआ है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में आप बेस्ट करना चाहते हैं तो ये क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस क्लास का फी क्या है, मात्र 999 है। आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा आर्मी क्लर्क के लिए, क्योंकि बिल्कुल ये आर्मी क्लर्क के लिए बनाया गया है। इसके साथ फ्री में आपको जो कि बाद में नहीं मिलेगा, बाद में क्लास ज्वाइन करेंगे तो नहीं मिलेगा, और आपके इस बार फिजिकल के बाद टाइम बहुत कम मिलेगा, इसलिए अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसके साथ अभी आपको 35 सेट मिल रहा है, आपको आर्मी क्लर्क ओरिजिनल पेपर की तरह 35 सेट मिल रहा है आपको। इंग्लिश का ई बुक फ्री मिल रहा है आपको। इंग्लिश का जो वीडियो कोर्स पहले का है, इसमें 90 पैसेज मैंने बता दिया है वीडियो में। सैनोनिम, एंटोनिम, कॉमन एरर, PQRS, आर्टिकल, नॉन, सारे इसमें है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो पहले प्राइस था 900 था, यह अभी फ्री मिल जाएगा। इंग्लिश का ई बुक है 100-150 अभी भी है, ठीक है, वो आपको फ्री मिल जाएगा। 35 सेट का जो 350 पे करना होता है ये भी फ्री है, तो ये ऑफर बाद में नहीं मिलेगा, ये कुछ ही बच्चों के लिए है। मेरा सीट यहाँ फुल हो जाएगा लाइव क्लासेस के लिए, इसके बाद मैं बच्चों को ये फ्री में नहीं देने वाला हूँ, इसलिए अभी क्लास ज्वाइन करके इसको जरूर ले लीजिएगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और घंटी को बिल्कुल दबा दीजिएगा, ताकि 1+ डिफेंस एकेडमी बहुत ऊपर जाए, आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प कर पाए। आर्मी क्लर्क क्वेश्चन पेपर में आपको हमेशा आना है, आर्मी क्लर्क पेपर को आपको बढ़िया से आगे बढ़ाना है, इस चैनल को आगे बढ़ाना है।
ठीक है, तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद जय भारत।